कर लेते हैं ईरान अमेरिका तनाज़े की और जंग हम देख रहे हैं कि मज़ीद जो है वो बढ़ती चली जा रही है और कोई मुज़ाकरात की मेज़ पर आने को तैयार नहीं है और मुआशी हालात के पेश नज़र अब ईरान के अंदर से भी जंग के ख़ात्मे के लिए आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं। ईरान के साबिक सदर मोहम्मद ख़ातमी ने अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में तय पाने वाली मफाहमती याददाश्त को बेमिसाल करार देते हुए खबरदार किया कि अगर ये मौका ज़ाया हुआ तो ईरान को गैर मामूली मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और उन्होंने वाज़े किया है कि मुल्क का नज़्म व नस्क जज्बात के बजाय कौमी और इस्लाम के मफादात के तहत चलाना चाहिए। दूसरी तरफ ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि 40 रोज़ा जंग के बाद खित्ते का सिक्योरिटी निज़ाम तब्दील हो रहा है और बैरूनी ताकतों का अमल दखल ख़त्म हो रहा है। इसके साथ साथ मुत्तहदा अरब अमारात ने मिसाइल हमलों के इल्ज़ामात के बाद ईरान से तमाम तिजारती ताल्लुकात मुअत्तल करने का ऐलान किया है। इसके मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं, इन्हीं आलमी मामलात पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ माहिर पॉलिटिक्स वाइस एडमिरल रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद सईद साहब, आपके वक्त का वेलकम। सर, साबिक ईरानी सदर मोहम्मद ख़ातमी ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त को गैर मामूली करार दिया है और आपको लगता है कि अब ईरान में भी सियासी तकसीम जो है वो बढ़ती चली जा रही है और बड़ी वाज़े है, जो जंग जारी रखने की अब मुखालिफ नज़र आ रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम उज़ैर एंड माम, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें दोनों जानिब जो है वो अ, एक स्टेलमेट है और उस स्टेलमेट के अंदर दोबारा जब ये 17 तारीख को 17 अगस्त को जो इस्लामाबाद अकॉर्ड के 60 डेज थे वो दोबारा अपने लैप्स कर गए हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में अच्छी बात तो ये है कि दोनों ही तरफ से अब जो जंग वाले शख्सियात हैं उनके पीछे अब जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और उनका ये कहना है कि अब इस बात को देखा जाए कि मैक्सिमलिस्टिक पोजीशंस जो दोनों ने ली हुई हैं उनको अब आहिस्ता आहिस्ता एक कन्वर्जेंस की तरफ लाया जाए, क्योंकि जंग हमेशा किसी भी पॉलिटिकल मसले का हल नहीं होती, बल्कि वो इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर दिए। तो अब वो इन्वायरमेंट तो काफी प्रोड्यूस हो गया, अब इससे ज्यादा अगर एप्लीकेशन ऑफ वॉर इंस्ट्रूमेंट होता है तो वो फिर दोबारा एक री वॉर में चले जाएंगे, जो दोनों ही नहीं चाहते और दोनों के पास स्पेस भी नहीं है। जैसे आपने कहा कि अभी ईरान में जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 80-90% पे चला गया है, उनकी आवाम के लिए भी बहुत ज्यादा मसाइल हैं। ठीक है, उन्होंने काफी रेजिस्ट किया है, लेकिन ये है कि वहां भी इस तरह की आवाजें हैं कि अभी इसको मसले को किसी एक मामले की तरफ लेके जाया जाए। जी, जी। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में काफी बेहतरी है उस हवाले से। जी, अच्छा, ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का दावा है कि खित्ते से बैरूनी ताकतों का असर ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है। क्या वाकई 40 रोज़ा जंग के बाद मशरिक़ वस्ता में सिक्योरिटी का नया तवाज़ुन कायम हो रहा है और बैरूनी ममालिक की मुदाखलत कम हो रही है? जी, ये बिल्कुल यहाँ है इस वजह से कि देखें, पहले तो जो 14 पॉइंट थे उनके अंदर ही ईरान ने एक पॉइंट रखा था कि जो इनके 13-14 बेसिस हैं गल्फ के अंदर अमेरिका के, वो अब नहीं रहेंगे। ये पहली बात तो ये एक अंदिया था कि अब आगे चल के ऐसा नहीं होगा। और दूसरा ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो कंट्रोल है ईरान का, उसके अंदर वो अंदर जाने वाले शिप्स पे उनका ज्यादा कंट्रोल रखना चाहते हैं, ताकि उन्हें मालूम हो कि अंदर कौन जा रहा है और क्या चीज लेके जा रहा है। तो उस हवाले से भी ये दोनों पॉइंट्स उस हवाले से। तीसरा ये है कि जो ओवरऑल दुनिया को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका की 6 कमांड्स हैं, उसमें से मशरिक़ वस्ता के लिए उनकी कमांड है सेंटकॉम कहलाती, सेंट्रल कमांड, जो कि बहरीन में थी। अब वो वहां से अप्रूट हो गई है और वो जिबूती में और इजराइल में उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया। चौथी चीज ये है कि उन्होंने जो अपना फलक्रम है उसको वो शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स पैसिफिक। और मेरे ख्याल में पांचवी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 2018 में अमेरिका ने जो पैसिफिक कमांड है और इंडियन कमांड है उसको मिला दिया था, इंडो पैकॉम कर दिया था। लेकिन ये है कि अब तकरीबन 1-1.5 महीना पहले उन्होंने इसको दोबारा रिवर्ट कर दिया है और वापस कर दिया है। तो वो भी एक इंडिकेटर्स हैं कि अब यहाँ से अमेरिका की जो पावर है वो डाइल्यूट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता।
यकीनी तौर पे वो जाएगा नहीं, लेकिन ये है कि उसकी जो मिडल ईस्ट के अंदर पावर थी या वेस्ट एशिया जिसको हम अब कहते हैं, उसके अंदर वो पावर अब रिड्यूस हो रही है। उसी हवाले से जी। जो पाकिस्तान का रोल है और ये मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, ये उसी की एक कड़ी है जिसके अंदर ये है कि अब लोकल और रीजनल पावर्स जो मिल के एरिया को स्टेबलाइज करेंगी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरह से प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है गल्फ के ऊपर भी कि जो अमेरिकन बेसेस हैं, यहाँ पर जो अड्डे हैं, उन पर जो अटैक ईरान कर रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सफ़र करना पड़ा उन ममालिक को भी। तो सर, ईरानी मुसल्लह अफ़वाज जो है, क्या आपको लगता है कि दबाव और बढ़ा रही है कि जिस तरह के बयानात आ रहे हैं कि अमरीकी अफवाज की सहूलतकारी पर दोबारा से खबरदार कर रहे हैं कि जनाब हमले हो सकते हैं। इसके साथ साथ बरतानवी अखबार का अगर रेफरेंस दें तो उनके मुताबिक तनाज़ा बढ़ने की सूरत में जो ईरान है, ये यूरोप में अमरीकी फौजी एहसासों को निशाना भी बना सकता है। आपके ख्याल में चलें, गल्फ में तो समझ आया, यूरोप तक भी क्या निशाना बनाया जा सकता है? वहां तक भी ये जंग फैल सकती है? देखें, बातों की हद तक तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, जैसे कि अमेरिका ने जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कल बात की थी कि जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है वो हमारे 100% कंट्रोल में है, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये अमेरिका का एक पार्ट है। तो ये इस तरह की बातें एक पॉलिटिकल गेन्स के लिए तो की जा सकती हैं, उसी तरीके से ईरान की तरफ से भी ये बातें होती हैं, लेकिन ईरान को ये यकीनी तौर पे पता है कि उससे अभी अपने जो दुश्मन है वो ज्यादा बढ़ाने नहीं है, बल्कि दोस्त ज्यादा जी। अपनी साइड पे करने हैं। तो उस हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई हरकत हो सकती है, और शायद ये इस तरह का काम जरूर हो सकता है कि अब तमाम जो यूरोप है, बेसिकली अभी यूरोप की तरफ देखा जा रहा है कि यूरोप भी आके इसमें अपना हिस्सा डाले और इसको मसले को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करे। सही। तो शायद उस हवाले से ये बात हो रही हो। सही। अच्छा सर, अगर हम फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक देखें तो ईरान ने अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाली ज़ेरे समंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स में खलल डालने के मुमकिना तरीक़ों पर भी गौर किया है। तो क्या ईरान आलमी नेटवर्क सिस्टम को निशाना बना सकता है? उसमें इतनी कैपेसिटी है? जी, कैपेसिटी तो देखें बहुत है। उस हवाले से अभी जो यूएन की 2025 की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर मैरीटाइम से रिलेटेड जो डेंजर्स हैं उनके अंदर अब उन्होंने सबमरीन केबल्स को भी डाला है, इसलिए कि सबमरीन केबल्स जैसे अभी डिजिटल शाहराह की तरह है, और अगर उसको टेम्पर किया जाता है तो ये जो कंट्रीज इनसाइड हैं उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि तमाम बैंकिंग उनकी, तमाम एयरपोर्ट्स, तमाम उनके सारे सिस्टम्स तो अभी हमारे नेट पे आ चुके हैं। तो अब मैनुअल्स तो सारे खत्म हो गए, और अगर किसी वजह से इनमें टेम्परिंग होती है तो उस वजह से तो ये पूरी इकोनॉमीज जो है वो घुटनों पे बैठ जाएंगी। तो उस हवाले से शायद ये एक थ्रेट के तौर पे दिया जा रहा है कि ताकि वो ख्याल रखें कि वो अमेरिका को सपोर्ट न करें और इस स्पेशली ईरान के खिलाफ वो कोई ऐसी हरकत ना करें। तो उस हवाले से एक और थ्रेट जनरेट किया ईरान ने। सही। अच्छा सर, एक और डेवलपमेंट जो हुई है वो ये कि इसराइल ने, हमने देखा कि पहले लबनान पर बहुत ज़्यादा हमले किए, अब शाम पर भी हमले शुरू कर दिए गए हैं। आपके ख्याल में ये कार्रवाइयाँ खित्ते में किस कदर कशीदगी में इजाफे का बायस बन सकती हैं, और जो मुज़ाकरात या बैक चैनल पे जो कोई बातचीत चल रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसकी कामयाबी कितनी डिपेंडेंट है इस पर? देखिए, अगर तीन बड़े पिलर्स लिए जाए ना, जिसमें एक जो वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स की बात की गई थी उसको खत्म किया जाएगा, दूसरा है न्यूक्लियर वाला, और तीसरा स्टेट ऑफ हुर्मुज़। जी। तो इनमें से सबसे बड़ा इफेक्ट जो बैड टेस्ट जनरेट किया है वो इजराइल ने किया है इस पूरे किस्से के अंदर। अभी भी आप देखें, तकरीबन 10 दिन पहले जो है बोर्ड ऑफ पीस ने एक पैसेज डेवलप किया था, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के, जिसके अंदर हमास को कैसे डिसआर्म करना है उसके लिए एक अमेरिकन जर्नल को वहां पे लगाया गया था ताकि वो इस सारे प्रोसेस को देखे। और जेरेड कुशनर भी गए थे वहां पे, नेतन्याहू से उन्होंने मुलाकात की थी, और उसके बाद कभी उम्मीद थी कि ये सिलसिला किसी एक समिट में बैठ जाएगा। लेकिन जैसे नेतन्याहू का ये एक वतीरा है कि वो ऐन वक्त के ऊपर ऐसा काम करते हैं जिससे कि तमाम सिलसिले जो है ना वो डीरेल हो जाते हैं। तो ये भी एक उसी समत में एक उन्होंने एक प्रेशर डाला है। और दूसरी बात ये है कि काफी अरसे से प्रेसिडेंट ट्रम्प कोशिश कर रहे थे कि सीरिया की तरफ से जो कुर्द्स हैं वो ईरान के ऊपर प्रेशर डालें, और दूसरा ये कि हिजबुल्लाह को वो लोग टैकल करें बैक साइड से, जिसके ऊपर जो सीरियन प्रेसिडेंट है उसने इसको माजरत की है। तो मेरे ख्याल में ये भी एक प्रेशर टैक्टिक्स है उनके ऊपर, ताकि उन्हें भी वॉर में घसीटा जा सके। सही।
सही। अच्छा, इसके साथ साथ अमारात की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागने के इल्ज़ामात और तेहरान की तरदीद के बावजूद ईरान से तिजारत मुअत्तल करने के फ़ैसले को आप कैसे देखते हैं? और ये फ़ैसला सिफारती और अगर हम मुआशी लिहाज से देखें तो खलीजी ममालिक और ईरान के ताल्लुकात को किस रुख पर ले जा सकता है? देखिए, इस वक्त कुछ अलाइनमेंट चूंकि यूएई की मुख्तलिफ है, तो उस हवाले से ये ज़रूर है कि यूएई को ये आप कह लें शिकायत रही है ईरान से कि जो टारगेटिंग हुई है शिप्स की स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, वो ज़्यादातर यूएई के शिप्स हैं। तो उस हवाले से उन्होंने काफ़ी इस चीज़ पे तहम्मुल किया, और मेरे ख्याल में अभी जब उन्होंने देखा कि ये अब दोबारा ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो उस हवाले से पिछले दिनों भी जो एक टारगेट हुआ है यूएई का, बल्कि वो टारगेट नहीं हुआ, उसको वो अपने पोर्ट में ले गए थे। ठीक है। तो उस हवाले से यूएई का को ज़ाहिरी बात है उन्होंने प्रोटेस्ट करना था, उन्होंने किया है। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि यूएई जो है वो बड़े तरीके से अपने ओवरऑल जो कंस्ट्रक्ट डेवलप हो रहा है गल्फ की सिक्योरिटी के लिए, उसको बड़े गौर से देख रहा है, और मेरे ख्याल में वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस एरिया में डिस्टेबलाइजिंग हो। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, तुर्की ने अब तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान सिफारती मुज़ाकरात की बहाली के लिए भी अपनी खदमात पेश की हैं। इससे पहले ईरान कह चुका है कि सिर्फ पाकिस्तान और कतर ही हैं जो कि बातचीत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आपको लगता है कि अब कोई डेवलपमेंट हो सकती है, अब दोनों फरीकैन कुछ चंद कदम आगे बढ़ सकते हैं, ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे? जी, ये बड़ी अच्छी मूव है, इसलिए कि देखें पिछले तकरीबन 10 साल से जब हमने देखा कि ईरान, सऊदीया और टर्की में काफ़ी मसाइल थे, जो एक खुशोग्जी के कत्ल के बाद से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए जी। थे। तो जब इनके आपस में रिप्रोचमा हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये भी एक किसी हवाले से एक बहुत अच्छी खुशाइन बात हुई है कि वो जो जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के अंदर आए हैं। तो अब उनका जो लेवल है वो यकीनी तौर पे, एक तो ये है कि नेटो के साथ भी उनका ताल्लुक है, तो उनकी एक पावर उस तरीके से ज़्यादा बढ़ती है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, और इसमें अगर फैसिलिटेटर टर्की आ रहा है तो उसमें ज़्यादा बेहतरी होने के इम्कानात हैं। और जाहिर बात है पाकिस्तान अपने लिवरेजेस इस्तेमाल कर रहा है, कतर भी कर रहा है, और उस हवाले से ओमान का भी बड़ा रोल है। ओमान के ऊपर देखें, अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि हम उन्हें बॉम्ब करेंगे, उसकी वजह यही है कि ओमान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से काफ़ी काविशें कर रहा है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं आप, हम अमेरिका की अगर तरफ देखते हैं तो वहाँ की आवाम भी अब उकता चुके हैं और कहीं ना कहीं इस जंग का खात्मा चाहते हैं। ईरान से भी अब आवाज़ें उठ रही हैं, वहाँ से भी यही है कि जंग का खात्मा हो, क्योंकि मईशतें आगे मुश्किल में होंगी, संभाल नहीं सकेंगे। और पाकिस्तान पे भी हम इसके असरात देखते हैं, पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो आपको ऊंट किस करवट बैठता नज़र आ रहा है? कोई इत्तेफाक हो पाएगा? ये दोनों ममालिक किसी ना किसी तरह मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ पाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि देखें, एक जो मसालियत की कोशिशें होती हैं उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे एग्जिट लेना ज़रूरी होता है और फ़ायदेमंद होता है। जी। ईरान के लिए बड़ा ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि उनके जो अरबाब इख्तियार हैं या सियासी कायदीन हैं, कि अमेरिका के इलेक्शन से पहले पहले अगर वो कोई डील करके इस चीज़ को किसी शर्त में बिठा लेते हैं तो बड़ा मुनासिब होगा, क्योंकि उसके बाद फिर जाहिर है कि वो अमेरिका एक डिफरेंट फोरम में आ जाएगा, तो उस हवाले से नुकसान शायद ज़्यादा होने का एहतमाल है। तो उस हवाले से ईरान के अंदर से भी ये जो साहिबुर राय लोग हैं वो इस बात का अंदिया दे रहे हैं कि हमें जल्द एक मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए, अगरचे उसकी बेस वही होगी जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन था। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये भी कुछ लोग वजाहत कहते कर हैं दें, कि आपने बड़ा अच्छा लफ्ज यूज किया है, साहिबुर राय जो लोग हैं, ये भी जरा बता दें वो किस तरफ हैं, मतलब वो पॉलिटिकल लीडरशिप है ईरान की या फिर वो आईआरजीसी में है? मैं समझता हूँ ज्यादा उसमें जो पढ़ा गया है उसमें पॉलिटिकल एलिमेंट ज्यादा है। आईआरजीसी का थोड़ा सा रोल हार्ड स्टेट के तौर पे आता है, और वो शायद अगर आप देखें कि प्रेसिडेंट पेज़ेशकियान की जब अभी मुलाकात हुई थी लास्ट प्रेसिडेंट खामनाई के साथ, मुश्तबा खामनाई के साथ, तो उस वक्त उन्होंने इस चीज़ का गिला किया था कि आपकी गैर मौजूदगी की वजह से कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ओवर पावर कर रहे हैं हमारी एक्सटर्नल पॉलिटिक्स को।
तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये ज्यादातर पॉलिटिशियंस हैं, बिकॉज पॉलिटिशियंस का काम होता है कि हर मसले का हल निकालना, ना कि उसको उलझाना। बिल्कुल। सही। तो उनको नजर आ रहा है कि आगे सिचुएशन क्या है और उस हवाले से कैसे हमें मिडिल जंग पाथ के की दिनों तरफ में तो जाना चले पड़ता है। आईआरजीसी लीड ले रहा था तो समझ भी आ रहा था कि बड़ा एग्रेसिव रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन अब जब मुज़ाकरात की बात हो रही है और निगोशिएशंस चल रही हैं तो यकीनन सियासी क़यादत जो है ये काम बेहतर सर अंजाम दे सकती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त